हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने हंगर के बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा उसका क्विज है और समरी देख लेते हैं एक बारी। तो इसमें हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था। इंसुलिन क्या करता है, वो जब आप खाना खाते हो तो इंसुलिन बॉडी में रिलीज होता है पैनक्रियाज के थ्रू, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को ब्लड स्ट्रीम में डाउन कर देता है, और डाउन ज़्यादा हो जाता है तो हमें फिर से भूख लग जाती है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन उसको इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद हमने वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ा था, जिसका काम है कि वो हमारे ईटिंग रिस्पॉन्स को स्टॉप करता है जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही हमने लेटरल हाइपोथैलेमस पढ़ा था, जो ईटिंग रिस्पॉन्स को शुरू करवाता है। पर्सन का एक वेट सेट पॉइंट होता है और एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसके हिसाब से हमें अपना हाइपोथैलेमस जो है वो अपने बॉडी का वेट मेंटेन करके रखता है। और हंगर और ईटिंग बिहेवियर जो है वो जनरली सोशल क्यूज और कन्वेंशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे कल्चर, जेंडर, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैल अडेप्टिव ईटिंग में हमने ओबिसिटी पढ़ा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया के बारे में पढ़ा था, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, 3 अलग अलग टाइप के। तो अब इसका जो क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन हंगर। कौन सा इसमें से फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है हंगर का? तो हाइपोथैलेमस है, पैनक्रियाज है, कॉर्पस कोलोसम और स्टमक। बेशक हमने स्टमक से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं पढ़ा है, लेकिन हंगर है तो स्टमक का रोल तो होगा ही। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कॉर्पस कोलोसम है, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जो उसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो आंसर यही होगा। सेकेंड, इफ कैलोरी इनटेक स्टेज सेम द बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस द वेट सेट पॉइंट डैश। तो अगर आप कैलोरी उतनी ही लो जितनी आप हमेशा से लेते आए हो, लेकिन आपका BMR कम हो गया है, लेकिन आप कैलोरी उतनी ही लेते जा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो गया, एनर्जी बहुत स्लो डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन आप उतना ही खाते जा रहे हो, तो वेट सेट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका वेट। फिर है पीपल हु आर डैश रिस्पॉन्ड टू द एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग विद हायर इंसुलिन लेवल्स। तो कौन से लोग हैं जो एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग विद हायर इंसुलिन लेवल, जिनका खाने के बारे में सोच के इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जिनको खाने को देखकर एक्सटर्नल पीपल हु आर एक्सटर्नल मतलब जिनका एक्सटर्नल क्यों काम करता है, खाने को देख के उनका इंसुलिन लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर एट येल, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू ईट सीरियल्स विद। तो येल में जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू ईट सीरियल्स विद। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये इस पार्ट में से है जो यहाँ पे एक जर्नल स्टडी दी हुई है कि जब बच्चों के सामने आप कार्टून खोल दो, वीडियो गेम, टीवी, कार्टून लगा दो टीवी में या नेट पे, तो वो ज़्यादा खाते हैं। या आप उनके टिफ़िन बॉक्स में कहीं पे कार्टून लगा दो तो वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो पैकेजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो उससे रिलेट कर पाते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल दैट कार्टून एंड मूवी कैरेक्टर्स ऑन फास्ट फूड पैकेजिंग can not only influence what children choose to eat but affect their taste preference as well। तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिस पे कार्टून्स हो। तो इस केस में आंसर आपका बनता है कार्टून कैरेक्टर्स ऑन द बॉक्स। फिर इसमें आगे चलते हैं चैप्टर में। अब आता है हमारा इमोशन। इमोशन क्या चीज़ है, इमोशन के बारे में पढ़ते हैं। 3 एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। लैटिन वर्ड जो मॉट इसमें आता है, MOT, मॉट, इसका मीनिंग होता है टू मूव। तो द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ द वर्ड्स वी यूज इन द चैप्टर। जो हमने मोटिव पढ़ा था स्टार्टिंग में और जो इमोशन पढ़ रहे हैं, दोनों का मीनिंग एक तरीके से मूव ही निकल रहा है। तो इमोशन कैन बी डिफाइंड एज अ फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर कौन से 3 एलिमेंट होते हैं? फिजिकल अराउजल, सर्टन बिहेवियर दैट रिवील्स द फीलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड इनर अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग। तो 3 चीज़ें इसमें दिखती हैं। एक तो फिजिकली हम अराउज होते हैं अंदर से जब हम इमोशनल होते हैं, दूसरा हमारा बिहेवियर में नज़र आता है ये चीज़, और फिर हमारी इनर अवेयरनेस ऑफ फीलिंग।
फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन, तो बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं जब हम इमोशनल होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है, क्या करता है ये, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, माउथ एकदम ड्राई हो जाता है। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या जब आप डरते हो तो किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। सो ये दोनों ही इमोशनल सिम्टम्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं। बेशक हमारे फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, गुस्से में अलग हो सकते हैं, जब हम डरे हुए हैं तब अलग हो सकते हैं, लेकिन बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सेम रिएक्ट कर रहा है। तो इमोशंस आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। अगर आप फिजियोलॉजिकली देखो ना, अगर आप बॉडी के अंदर चेंजेस देखो तो इमोशनल रिएक्शन सेम होते हैं सारे। बेशक आप फेस पे देखो तो आपको पता चल जाएगा कौन बहुत एक्साइटेड है, कौन बहुत उदास है, लेकिन वही चीज़ अगर आप बॉडी के फिजिकल रिएक्शंस में देखोगे तो आपको सेम चीज़ ही नजर आएगी, जिसमें आपको वही लगेगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, माउथ ड्राई हो रहा है, डाइजेशन स्लो हो गई है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे। सो सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, और एसोसिएटेड विद ग्रेटर इंक्रीज इन द हार्ट रेट। तो तीनों चीज़ों में क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हायर इंक्रीज इन स्किन कंडक्टेंस occur during disgust as compared to happiness. Anger is more often associated with vascular measures. तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीज़ें तो फिजियोलॉजिकली ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन होता है। फिर आता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इमोशन में। हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, एमिगडेला है वो वाला पार्ट ब्रेन का जो इन्वॉल्व होता है। ये जो स्टडी की गई थी रैट्स में कि उनका ये जो ब्रेन का पार्ट है डैमेज कर दिया था, तो उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था रैट्स को। सेम चीज़ ह्यूमंस में देखी गई है। एमिगडेला उनका अगर वो हो जाए, डैमेज हो जाए किसी एक्सीडेंट में या किसी तरीके से, तो वो क्या होता है, एक तो ना तो वो दूसरे के इमोशंस पहचान पाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन देख के, ना वो खुद इमोशनल फील करते हैं, बेसिकली फियर नहीं लगता उनको बिल्कुल भी। एमिगडेला के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है डॉक्टर जोसेफ लीडो ने। Lido work has provided many insights into brain's processing of emotional information and the role of amygdala। तो इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इसके ऊपर, एमिगडेला के ऊपर, कि वो किस तरीके से हमको इमोशनल रिएक्शंस में हेल्प करता है। इमोशनल स्टिमुलाई ट्रेवल टू द एमिगडेला बाय अ फास्ट क्रूड लो रोड दैट्स एंड अ स्लोअर but more involved cortical high road. The direct route always allows for quick response to stimuli that are possibly dangerous sometime before we actually know what the stimuli are, but with the awareness provided by the indirectly cortical route, we can override the direct route, take control of emotional responses। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज पहुँचते हैं एमिगडाला में, उसके दो रूट हैं, एक तो बहुत स्लो रूट है और एक बहुत फास्ट रूट है। जो स्लो रूट है वो जो फास्ट वाला रूट है, जो डायरेक्ट रूट है जिससे क्विक रिस्पॉन्स होता है, वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम सडनली अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, एकदम से चेंजेस आ जाए बॉडी में, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो दूसरा रूट है जो बैलेंस करता है इसको, जो लो रूट है, जो स्लो रूट है, वो इसको बैलेंस करके चलता है, वो इतना जल्दी हमें फास्ट रिएक्ट करने नहीं देता है। तो अब हम ये कुछ इमोशनल डिसऑर्डर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ अगेन बात करेंगे, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर में डिस्कस होगा, मे बी इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा वो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स एमिगडाला अदर सब कॉर्टिकल्स एंड कॉर्टिकल्स एरिया ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ इमोशनल इंफॉर्मेशन। तो और कौन से एरियाज हैं, और भी बहुत एरियाज हैं ये कह रहे हैं, एमिगडाला तो मेन है ही, उसके अलावा और भी पार्ट्स हैं। Research suggests that emotion may work differently depending on which side of the brain is involved. तो one area of investigation has been the frontal lobe, जो आपका सामने का पार्ट है ब्रेन का, तो उसके ऊपर भी रिसर्च की गई है कि किस तरीके से वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो researchers have found that positive emotions are associated with the left frontal lobe of the brain, whereas negative feelings such as sadness, anxiety, depression seem to be function of the right frontal lobe। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई कि हमारे फ्रंटल लोब में भी जो हैप्पी फीलिंग्स है वो लेफ्ट साइड का जो है वो कंट्रोल करता है, और जो सैड फीलिंग्स है वो राइट साइड का फ्रंटल लोब करता है। कैसे करते हैं ये सारा, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो करते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, उसके थ्रू देखा जाता है, उससे ये चेक करते हैं कि कौन से ब्रेन का पार्ट ज़्यादा एक्टिव है।
तो लेफ्ट फ्रंटल लोब एक्टिवेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्लेजेंट इमोशंस, और राइट वाला नेगेटिव इमोशंस में देखा है कि उस टाइप जब सैड होता है कोई तो उसकी राइट साइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है फ्रंटल लोब की। फिर आता है कि एबिलिटी टू इंटरप्रेट फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अदर is as a particular emotion also seems to be a function of one side of the brain more than the other। अब आप जैसे किसी के शक्ल देख के पहचान जाते हैं ना कि वो गुस्से में है कि खुश है, तो वो भी कह रहे हैं कि ये भी एक ही पार्ट, एक साइड है हमारा। जैसे कि जब हम किसी का इमोशन पहचानते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, पर्टिकुलरली इन वुमेन। तो वुमेन में राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है जब वो किसी की शक्ल देख के पहचान पाती हैं कि वो खुश है कि नहीं है। सो द डिफरेंस बिगिन वीकली इन चाइल्डहुड बट इंक्रीज इन एडल्टहुड, द चिल्ड्रन बिगिन लेस एबल टू। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चे एक्चुअली नेगेटिव इमोशंस को जल्दी, पॉजिटिव और नेगेटिव को इतना जल्दी वो नहीं कर पाते हैं, उनको जल्दी पता नहीं चलता है गुस्से में कि नहीं। थोड़ा सा एडल्ट से उनका ये चीज़ वीक होती है। फिर आते हैं कि अदर टाइप ऑफ इमोशनल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ अदर ब्रेन एरियाज, और भी हैं जैसे कि एमिगडेला हो गया, फिर फ्रंटल लोब हो गया। अब इसके अलावा और कौन से पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सो डिफरेंट ब्रेन एरियाज टेक प्राइमरी रोल बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेज यू ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन, पर देर इज़ अ डिग्री ऑफ ओवरलैप बहुत है। आप ये नहीं कह सकते कि जब राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है तो उसमें लेफ्ट का कोई काम नहीं है। काम हर जगह चल रहा है, आपके ब्रेन के हर पार्ट में थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है उस टाइम पे। सम कॉमन स्ट्रैटेजीज फॉर रेगुलेटिंग वन इमोशन इंक्लूड डिस्ट्रैक्शन, रीअप्रेजल, कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑन डिसीजन मेकिंग। All three of these strategies take advantage of the lateral prefrontal cortex and anterior cingulate cortex। तो ये दो पार्ट हैं, जैसे जब आपकी इमोशंस, डिस्ट्रैक्शन, रीअप्रेजल, इस टाइप की इमोशंस होती हैं डिसीजन मेकिंग के टाइप की, तो ये वाले पार्ट उसमें दोनों ही काम करते हैं। फिर आते हैं द बिहेवियर ऑफ इमोशन, इमोशनल एक्सप्रेशंस पे। हाउ डू पीपल बिहेव व्हेन इन द ग्रिप ऑफ इमोशन। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स कैसी होती हैं, एक्शंस किस तरह के होते हैं। फ्राउन मतलब जैसे हम आईब्रोज को इकट्ठा करते हैं जब गुस्से में होते हैं, स्माइल, सैड एक्सप्रेशन, ये सब, हैंड के जेस्चर्स कैसे होते हैं, बॉडी किस तरफ को टर्न होती है, ये सारी चीज़ें इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है गुस्से का वो हर कल्चर में सेम ही होगा, कल्चर वाइज भी बहुत फ़र्क है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं। चार्ल्स डार्विन was one of the first to theorize that emotions were a product of evolution। उन्होंने यही कहा था कि जो इमोशंस हैं वो एवोल्यूशन से हुए हैं, इसलिए यूनिवर्सल है। कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं जो कि एकदम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर कल्चर में वो ऐसे ही फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे ए है, अगर आप ध्यान ना दो नीचे क्या लिखा है तो आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ए एक्सप्रेशन किस चीज़ का है। ये वाला गुस्से का लग रहा है, ये वाला फियर का एक्सप्रेशन लग रहा है, ये डिस्गस्ट, किसी को देख के आपको अच्छा नहीं लगता, डिस्गस्ट। ये तो हैप्पीनेस का है, बहुत इजी, सबसे इजी पहचानना एक्सप्रेशन। सरप्राइज, और ये वाला सैडनेस का। तो ये कुछ यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एंग्री फेस वुड सिग्नल टू ऑनलुकर्स दैट दे शुड एक्ट सबमिसिवली टू एक्सपेक्ट अ फाइट। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन देख के सामने वाला ये जज कर लेता है कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है। कोई आपको बहुत गुस्से में मिलता है तो आप थोड़ा सा आराम से उससे शांति से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हो। कोई आपको बहुत खुश मिलता है तो आप उसके साथ भी बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर बात करने की कोशिश करते हो। आपका बिहेवियर बदल जाता है, मतलब आपको सामने वाले ने किस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाया उसके बेस पे बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसमें कुछ डिस्प्ले रूल्स होते हैं, डिस्प्ले रूल्स जो बताते हैं कि आपको कैसे दूसरों के सामने किस तरीके से बिहेव, एक्सप्रेशन दिखाने चाहिए फेसेस के और क्या नहीं दिखाना चाहिए।
जिसके ऊपर हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।